हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, चले मैं उससे पहले इनकम टैक्स की बात कर लेता हूं। मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा था कि इसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं आपको दिखती है, और वो आप सही साबित हुए। लेकिन हर साल ये उम्मीद जरूर करता है मिडिल क्लास। और सर, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक टैक्स बेस बढ़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स चुकाने वाले नहीं होंगे, इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद करना एक तरह से बेमानी आप कह सकते हैं। और क्योंकि आप देखें तो अभी भी भारत में जो टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या कितनी कम है, और सरकार को कई तरीके से पैसे जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, इतने सारे डायरेक्ट कैसेस देने हैं अलग अलग स्कीम्स के मार्फत। लेकिन एक तरफ तो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ है, सरकार के पास बहुत पैसा आ गया है। नहीं, लेकिन जो आप खर्च कर रहे हैं आप उसमें देखेंगे, आप सीधे सीधे ये देखिए कि 4 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश दिया गया है अलग अलग स्कीम के मार्फत। सिर्फ एक सेक्टर में अगर आप देखेंगे, खर्च की बात छोड़ दीजिए, जो डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है उसमें चाहे मनरेगा हो या फिर किसान अन्न कल्याण हो, किसान सम्मान निधि हो, राशन वाली योजना हो, इन सारे के मार्फत अगर टोटल सम आप सौरभ जोड़ देंगे तो तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश दे रही है सरकार। तो उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इन सारी चीज़ों के लिए कितनी ज़्यादा पैसे की जरूरत है। और जब आपका टैक्स पेयर इतना कम हो तो उसमें फिर ज़्यादा छूट की गुंजाइश करना तो पहले से संकेत है कि नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट जाने माने चेहरे हैं, बिजॉन मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। बिजॉन साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कैसा लगा बजट आपको? निराश तो हुए हम, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं बजट से कि आम लोगों को और भी सुविधा मिले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स निकल के आया कि सरकार का ध्यान अब 25 साल का एक विजन प्लान निकाले, जिनको वो कह रहे हैं कि अमृत। हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं बजट से कि आम लोगों को और भी सुविधा मिले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स निकल के आया कि सरकार का ध्यान अब 25 साल का एक विजन प्लान निकाले, जिनको वो कह रहे हैं कि अमृत काल जी। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो विजन है उसमें एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और कृषियों क्षेत्र में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कई छूट भी मिले हैं टैक्सेस में, उद्योग जगत में। अब उपभोक्ताओं का जो हम यदि विश्लेषण करें तो अब इसको ट्रांसलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को घटाना, और उपभोक्ताओं को अच्छा गुणवत्ता सामान कम से कम पैसे में मिले। और उससे क्या होगा कि वो जो बचत होगा उनसे उनको राहत मिलेगा। लेकिन तो सर, ये बजट आने से पहले, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको टोक रही हूं, ये चर्चा चल रही थी कि क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, कंज्यूमर डिमांड वो क्रिएट हो नहीं पा रही है मार्केट में, और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो इस बजट में क्या आपको वो तस्वीर दिखाई देती है कि इन्फ्लेशन कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर ज्यादा खरीद पाएगा? ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत जो अच्छा मतलब नीतियां जो आएंगे, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसपेरेंसी आएंगे, तो होगा क्या कि गुणवत्ता सामान का और सेवा का उपयोग लोगों को अच्छी तरह मिलेगा, जिससे घटेगा प्राइस, कंपटीशन आएंगे। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी है, कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब क्या? इवेशंस कम हो रहे हैं, टैक्स इवेशंस कम हो रहे हैं, लोग अपना कर जमा कर रहे हैं सही ढंग से। तो अब जो डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, और हम एग्री करते हैं हमारे पैनलिस्ट से कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो रीच है वो बहुत कम है। तो अब जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ध्यान ज्यादा देते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक कोई ना कोई ढंग से कर देते हैं, और जब वो टैक्स देते हैं तो वो कुछ उम्मीद भी रखते हैं। तो इसलिए उस उम्मीद को देखते हुए हम समझ रहे हैं कि रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं कई सालों से, और जब से मोदी गवर्नमेंट आए हैं, रिफॉर्म्स में ध्यान देना बहुत जरूरी था हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे इवेशंस हो रहे थे टैक्स के, और अभी भी वो छूट दे रहे हैं कि आप यदि कहीं गलत काम कर रहे हैं तो आप आइए, सुधारिए अपने को और सही ढंग से सामने आइए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले। और ये जो नेट है, टैक्स नेट को, जो डायरेक्ट टैक्स नेट है उसको बढ़ाएं,
ताकि लोगों को ये महसूस हो। और आप देख रहे हैं कि स्टेट का रोल और भी एक्टिव कराने का कोशिश हो रहा है इस बजट में। स्टेट को एक बहुत अच्छा भागीदारी दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट एम्प्लॉइज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जा रहा है, सबको सामान्य रूप से एक रिफॉर्म्स में लाया जा रहा है। सो ये सारे जो चीज है, हमारे जो सोच है कि इसका जो परिणाम है, इसका जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचेगा। और स्पेशली जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे, लोगों को मतलब अच्छा कीमत देंगे हार्वेस्ट का, और इंटरमीडिएरीज को घटाएंगे ताकि लोग ऑनलाइन काम कर सके। आप देख रहे हैं कि ये सारे बजट में ऑनलाइन काम करने का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाने का, इनोवेशन करने का, स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए जो इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, ये सारी चीज केवल एक ही दिशा पे जा रहा है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट डेवलपमेंट। ये उसमें जोर दिया गया कि ये बजट जो है, जैसा आपने बताया कि ये 25 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट है, ये केवल 1 साल का बजट नहीं है। और इसमें जोर खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट पर दिया गया है कि कैसे रोजगार का सृजन किया जाए। एक डिजिटल करेंसी को लेकर के बहुत उत्सुकता रहती है, खासकर हमारे यहाँ जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनमें। बिजॉन साहब, आपके पास है क्या कोई क्रिप्टो करेंसी? नहीं, हमारे पास तो नहीं है, बट लोग नए नए विकल्प खोजते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बैंक का दर गिर गया है। आपको मालूम है कि बैंक उस ढंग का रिटर्न नहीं दे पा रहा है जो हम लोग उम्मीद रखते हैं। इवन सीनियर सिटीजन, हम लोग जैसे 70+, हम लोग अब बैंक में कम रखते हैं, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। जो भी हम लोग बचाए हैं, बचा कुचा जो भी सेविंग्स हैं हम लोग के पास, हमारे लास्ट डेज में हम एक क्वालिटी लाइफ लीड कर सके। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान दिए हैं हमारे वित्त मंत्री, और वो कही है अपने बजट में कि हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। उसी को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी जो ला रहे हैं, कंपटीशन लाना बहुत जरूरी। बैन करने से समाधान नहीं है। प्लीज, उपभोक्ताओं को हम ऑलवेज कहते हैं कि इन्फॉर्म्ड चॉइस इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में तो कोई ऑप्शन तो दिया नहीं ना बिजॉन साहब। अब तो जो सरकारी करेंसी है उसी में आपको पैसा लगाना है तो लगा लीजिए, बाकी तो और किसी करेंसी को तो छूट मिली नहीं। आप ला सकते हो, बट 30% डिडक्शंस होंगे, 8% टीडीएस कटेंगे। तो वो मतलब अगेन शी इज सेइंग दैट आप एक क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको इतना सरकार को देना पड़ेगा आपका इनकम से। So that is also very correct। अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं तो, क्योंकि ये व्यूअर्स तक, आपको सुनने वालों तक सही चीज जानी चाहिए, ये सरकारी करेंसी अपनी तरफ रहेगी जो आरबीआई लॉन्च करेगी, और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है, तो वो भारत में चलेंगी, लेकिन टैक्स आपको 30% की दर पर देना पड़ेगा, यही मतलब है? और आपको ऑफिशियली आना पड़ेगा, आपका रिटर्न में भरना होगा। इट इज नो लॉन्गर इलीगल। तो ये जो बैन था वो बैन हटा रहे हैं, वो अपना करेंसी भी ला रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हमारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी का क्या रिटर्न हमको मिलेगा, सो दैट मैक्सिमम लोग इंडियन क्रिप्टो करेंसी में आ जाएं और विदेशी क्रिप्टो करेंसी में ना इन्वेस्टमेंट करें। और जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे जो ध्यान दे रहे हैं, इसी ढंग से हम लोग को अपना विकल्प निकालना होगा जो देशी हो, और हम लोग इंडियनाइज्ड होकर अपना इकोनॉमी को आगे ले जाएं। और एज आई अगेन रिपीट कि हमको आज का नहीं देखना है, आज से 25 साल में हम क्या करने जा रहे हैं, उसका एक रोड मैप निकालकर आज हम लोगों को सामने रखा गया है, जिसमें हम देख रहे हैं पर्सनली कि काफी रिफॉर्म्स आने का मतलब एक उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फार्मर सेक्टर जो ग्रोथ ट्रिगर हैं, एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना, वो हर एक जगह पे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को सरल उपाय से अपना अच्छा इनकम मिले, अपने रोजगार से, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, हमारे हार्वेस्टिंग से। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। युवाओं को जो 60 लाख नौकरियों का जो लक्ष्य रखा है आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इसे हासिल कैसे किया जा सकेगा, देवेंद्र, इस पर मैं थोड़ी सी आपकी राय चाहती हूँ। 60 जो लाख का ये आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले भी सरकार कई मर्तबा ये दावा कर चुकी है कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन वो सृजित कैसे होंगी?
और दो चीज़ आप देखें तो इस पूरे बजट में बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है जो डिजिटाइजेशन है, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे आपको डिजिटाइजेशन करना है। इस साल टेंडर हो जाएगा 2022 में 5G के लिए, अगले साल उसको रोल आउट कर देना है। इसके अलावा 100% विलेज को आपको ब्रॉडबैंड से जोड़ देना है। तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार जुड़ा हुआ रहता है। ये इस सरकार का फोकस दिख रहा है इस रोजगार के मार्फत। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर ईज ऑफ लिविंग जो 2.0 कहा जा रहा है, उसके मार्फत भी एक रोजगार को जोड़ने की कोशिश होगी। ऐसा लगता है कि सरकार इस बजट के मार्फत ये करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, जो आप ये कह रहे थे, इसी में मैं हर घर तक नल जो पहुंचाने की योजना लेकर सरकार चल रही है, बहुत पॉपुलर योजना है ये। या निश्चित तौर पर उसमें आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस प्रकार से लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भी हर घर जल जो हर नल से जल जो पहुंचने की योजना थी, उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले थे। और ये सरकार का पूरा फोकस है कि आगे उस योजना में और ज़्यादा पैसा पंप किया जा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेकर मोदी सरकार लगातार एक पुश करते रही है। इस बार भी इस बजट में उसको कंटिन्यू किया गया है और तकरीबन 1500 करोड़ रुपये इस साल उसके लिए एलोकेट किया गया है। जी बिल्कुल। और जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपया तो सरकार सीधा अपनी योजनाओं के तहत डीबीटी के तहत खातों में डाल रही है लोगों के। मेरा ये प्रश्न था उनसे कि जब इतना टैक्स आ रहा है तो फिर रियायत क्यों नहीं दी जाती टैक्स पेयर को? तो क्योंकि जितनी वेलफेयर स्कीम इस वक्त सरकार चला रही है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो बहुत बड़ी तादाद में लग रहा है। और अब हमने देखा था शुरुआत से 2014 से देवेंद्र, इस सरकार का एक फोकस रहा कि आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबसे गरीब तबके को उसको पहले पहुंचाइए, चाहे वो शौचालय देना हो, घर देना हो, गैस का सिलेंडर देना हो, चूल्हा देना हो। वो काम ऐसा लगता है कि सरकार जो है उस पर अब काफी आगे बढ़ चुकी है। तो अब उस तबके के लिए अगला विजन क्या है सरकार का? और जैसे एक चीज़ और जो मैं भी आपको कह रहा था कि अगर ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक 100% गांव में हो, इसको सोचिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दूर दराज के गांव में रहने वाले भी जो लोग हैं, पहली बात ये है कि जो केंद्रीय सहायता उनको मिलती है अलग अलग स्कीम्स के मार्फत, उसमें किसी प्रकार का कोई लीकेज ना हो। और दूसरी चीज़ कि वो उन्हें जो सरकार से सुविधाएं चाहिए, उसके बारे में क्या क्या स्कीम चल रही है, इसके बारे में वो डिजिटली भी लिटरेट हो सके हैं। इस प्लान के तहत उन लोगों को सुविधा देने की एक कोशिश दिख रही है। और इसमें निश्चित तौर पर जिस प्रकार के डिजिटलीकरण का स्कीम है, जो प्लानिंग है, वो उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और ये जो आवास योजना है, हम उसको भी इसी में शामिल करें, जो 80 लाख घर देने का वादा किया गया है। अच्छा, जफर इस्लाम जी भी जुड़ गए हमारे साथ। सर स्वागत है आपका बहुत। जफर साहब तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। आपके साथ बिजॉन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जाने माने कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। वो थोड़े निराश हैं कि भाई क्यों टैक्स स्लैब में इस बार कोई परिवर्तन नहीं फिर से। देखिए, मैं आपको सुन रहा था, बिल्कुल यू वर स्पॉट ऑन कि अभी इस वक्त सरकार जो है कि प्राथमिकता 2 साल जिस तकलीफ से हम पूरी दुनिया गुजरी है, हम भी, हमारी इकोनॉमी भी गुजरी है, और उसके बाद इकोनॉमी पटरी पे आई है। पटरी पे इकोनॉमी आने का जो रेवेन्यू जो आ रहा है, जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो, और जो एक्सपेंडिचर है, आप दोनों में देखिए फर्क कितना है। जाहिर है अगर कोई रिलीफ देते हैं तो किसके पॉकेट से रिलीफ जाएगा? जाहिर है एक आम नागरिक को आज आप कहते हैं कि हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनकी जरूरत को पूरा करने का काम कर रहे हैं। सरकार उसमें पूरे तौर से कमिटेड है। और इस बजट में खासकर लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था कि टैक्स में रिलीफ मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि टैक्स में रिलीफ के लिए कोई भी गुंजाइश इस बजट में थी। इसलिए कि इस बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी सरकार की 2। एक तो कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी में और उसको मोमेंटम दिया जाए, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है और करंट दोनों को नौकरियां बहुत हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इसलिए अगर आप देखिए कैपेक्स का जो टारगेट है वो जो है इस बार बढ़ा के, जो है लास्ट टाइम हिस्टोरिक कैपेक्स टारगेट था 5,54,000 करोड़ का, इस बार उसको 7.5 लाख करोड़ किया। ओवरऑल अगर आप देखें जो कैपेक्स होगा वो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, मतलब 4.1% ऑफ जीडीपी। पिछले साल जो है 2.5% ऑफ जीडीपी इटसेल्फ बहुत बड़ी कमिटमेंट थी। पूरी दुनिया ने उसके लिए बधाई दी थी सरकार को। इस बार 2.9% है। उसका मतलब ये है कि हमने फिस्कल डेफिसिट जो है, जो उसमें कोई हमने ये नहीं कि उसका रोड मैप हमने दिया है, लेकिन कोई ऐसा नहीं किया कि एकदम से वहां पर दबा दिया जाए। जफर साहब, मैं चाहता हूं आप चूंकि आप इस दुनिया के आदमी हैं तो इसको और बहुत सरल करके बता दीजिए, क्योंकि केपेक्स क्या है या ये हमारा जो डेफिसिट होता है लोग शायद नहीं समझेंगे। मतलब आप सीधा मतलब यह है कि सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब से सरकारी पैसा जो है वो डालेगी अलग अलग कामों में। देखिए 7.5 लाख करोड़ कुल मिलाकर 10,41,000 करोड़
अलग अलग सेक्टर्स में जाएंगे और उसका फायदा जो है एक आम नागरिक को इस तरह से होगा कि नौकरियां बढ़ेंगी, इकोनॉमी में तेजी आएगी और उसका जो फायदा जो होगा वो गरीब आदमी को होगा। सरकार जो गरीब आदमी को भी जो पहुंचाने का काम कर रही है, राशन पहुंचाने का, जो यूथ है उसको नौकरियां मिलेंगी। साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा, जो छोटे प्राइवेट कंपनियां आज तक कभी निवेश नहीं कर रही हैं, वो कंपनियां भी अब निवेश करने के कागार पर होंगी, इसलिए कि जो अब तक के जो है पूरा भार जो है सरकार उठा के रखे हुई थी और प्राइवेट कंपनियां जो है अब तक भार जो उसका बोझ जो है वो जो इन्वेस्टमेंट का वो नहीं ले रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद जिस तरह से एक साझेदारी के साथ प्राइवेट कंपनीज भी करेंगी तो उसका फायदा किसको होगा? एक आम नागरिक को होगा। जाहिर है नौकरी इसके पीछे वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग 2 साल से कम इस पर हर बजट के बाद बहस करते हैं। बिजौन साहब, सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा रही है और हमने जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को सुना सबने कहा कि इस वक्त की जरूरत है कि आप निवेश तो होना चाहिए, अगर प्राइवेट सेक्टर से नहीं आ रहा है तो सरकार करे। तो सरकार ने खुलकर निवेश किया पिछले साल भी, इस साल उस लक्ष्य को और बढ़ा दिया, जैसा कि सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा था कि हमारे बैंकों की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है, जो हमारे बैड लोन्स थे अब वो इतिहास की बात हो गई है। अब बैंक कर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन कर्जा लेने वाला तो आए। ऐसी क्या दिक्कत है कि हमारा वो जो प्राइवेट पैसा है वो नहीं आ रहा, बैंक से कर्ज नहीं लोग दे रहे? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशू है एक माहौल बनाना। बार बार इस बजट में निर्मला जी ने स्ट्रेस की है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप जब बोलते हैं कि गवर्नमेंट निवेश करें तो गवर्नमेंट क्या हुआ? तो आपका और हमारा पैसा निवेश हुआ। अब हम लोगों को माहौल क्रिएट करना होगा अपने पैसे से कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और उन लोग भी बैंक से, आप जैसे बैंक का उदाहरण दिए, या फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक उदाहरण देंगे, हमारे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इज वेरी 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 लो इन द वर्ल्ड। आप यदि कंपेयर करेंगे कितने लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं हमारे देश में, बहुत ही कम। लाइफ इंश्योरेंस में इट इज अप टू ओनली 4%, नॉन लाइफ में इट इज नॉट इवन 1%। कितने स्कोप है हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और इसी पे चर्चा होना चाहिए। और जैसे अभी आज की बजट में पेश आया है कि उनको अब सिक्योरिटीज देना पड़ेगा ओनली इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन मैं दूसरी तरह से ये सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या आम कंज्यूमर का मार्केट पर भरोसा नहीं जग पा रहा है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये जो पिछले 2 साल से हम कोविड का संक्रमण काल झेल रहे हैं, क्या ये कारण है? यस, बिल्कुल सही बोले आप। डिलीवरी सिस्टम जब तक हमारा एक सक्रिय रूप ना लें, हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमी, हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं 9% ग्रोथ, 10% ग्रोथ हम लोग जो टारगेट रख रहे हैं वो हम लोग कभी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। और हम देवेंद्र जी का एक जो हम सुने हैं कमेंट विच वाज वेरी गुड, टेलीकॉम सेक्टर में फॉर एग्जांपल 5G में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो हम लोग सब लोग अपने बिल से 10% हर महीने देते हैं, जो हमारी टेलीफोन बिल है, हमारे टेलीफोन बिल से 10% जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। अब उस फंड को यूज किया जाएगा, 10% ऑफ द फंड इन टर्म्स ऑफ रोलिंग आउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टेलीकॉम सेक्टर, 5G का इन्वेस्टमेंट्स करवाना, ताकि टेलीकॉम इज अगेन द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो आप बजट में ये सब ध्यान दीजिए कि कितने इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स आए हैं कि अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो यूज नहीं हो पा रहा था, करोड़ों रुपया आपका हमारा पैसा वहां लॉक किया गया है, उस पैसे को अब यूज किया जाएगा। तो ये सरकार में अब एक इमेजिनेटरी अप्रोच आ रहा है कि सेस वगैरह जो कलेक्ट किया जा रहा है आपसे, जितने रकम आपसे टैक्स पे टैक्स भी लिया जा रहा है, उसको कैसे यूज करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हम लोग कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, एक माहौल क्रिएट करें। अच्छा, ठीक है। जो आपने भी जैसे बताया था बिजौन साहब कि ये वित्त मंत्री ने कहा 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट है, इसको जरा जफर साहब समझाएं, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि ये 1 साल का बजट नहीं है बल्कि आने वाले 25 साल का एक विजन है? देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में डेवलप नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर
जो डेवलप होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए जो आप रोड मैप जो है वो बिल्कुल साफ रोड मैप देते हैं। अर्बन सिटी के लिए जो फोकस किया गया है, मेंटल हेल्थ पे फोकस किया गया है, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, ईज ऑफ लिविंग में फोकस किया गया है, ये सारे फोकस जो है वो एक दिन में एक बजट पे पूरा नहीं होता, उसका रोड मैप देना पड़ता है, उसके लिए उसका डायरेक्शन बनाना पड़ता है। तो इस बजट पे डायरेक्शन दिया है सीतारमण जी, और उसमें उसके लिए कैपिटल कमिटमेंट भी किया है। आगे आने वाले दिनों में, अब जैसे आप एक छोटी सी मिसाल, 25,000 किलोमीटर के रोड लेंथ जो है NHAI इस बार बनाएगी। उसी तरह हर सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, और फाइनल प्रिंट्स अभी जब आएंगे तो उसमें और भी डिटेल्स आएगा। लेकिन उससे समझ में आता है कि सरकार की 2-3 चीजें जो बहुत प्राथमिकता है कि जो ईज ऑफ लिविंग जो है बेहतर हो एक आम नागरिक की, उसकी क्लैरिटी है। 5G जो जिसके बारे में जो बोला गया है कि टेलीकॉम सेक्टर में फाइबर ऑप्टिक्स ले करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और ब्लॉक तक पहुंचाएंगे, उस दिशा में ऑलरेडी काम चल रहा है, और उस पर जो है तेज गति से काम होगा। 5G का जो रोल आउट होगा तो जाहिर है उसकी कनेक्टिविटी बेटर होगी, उससे एक जो है जो उसके अलावा जो रूरल एंड आम नागरिक के लिए एजुकेशन पे फोकस किया गया है, बेटर एजुकेशन का, जो टेक बेस्ड एजुकेशन के बारे में जो कहा गया है, जो अपने आप में अगर आप इसका मॉडल देखें दूसरी कंट्री में कितना तेजी से बढ़ रहा है और उसका कितना फायदा जो है। जफर जी, आप ये तमाम बातें रख लें, लेकिन मैं अभी विपक्ष की कुछ राय पढ़ रही थी, उसमें अधिकतर का कहना यह है कि विजन लेस है, इम्पैक्ट लेस है, रिलीफ लेस है, और खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए तो कहा जा रहा है इंडियन मिडिल क्लास विल डाई पेइंग टैक्सेस। आपने कभी भी ऐसा कोई अपोजिशन लीडर सुना होगा जो इसके अलावा कुछ और बोला हो? मैं नहीं, मुझे याद नहीं। मैं इतने बार आप कई बजट पे बैठा हूं, इस तरह से एक ही चीज आता है, इम्पैक्टलेस, ये वो, आप ताम झाम जो भी बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं। इनकी इसलिए कि ये चिंता इनकी सिर्फ देश नहीं है, इनको सिर्फ अपनी गद्दी की चिंता है। हकीकत में यह है कि कभी कभी सरकार को डिस्पैशनेट होकर देश हित में बजट करना पड़ता है, इसलिए कि देश मजबूत होगा तभी तो देश के नागरिक मजबूत होंगे। ठीक है, आज जैसे हम ऐतिहासिक बजट, पिछले बार एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, रेलवे बजट जो ऐतिहासिक रेलवे बजट 2016 में पेश किया था, इसी सरकार ने किया था, तो वो इसलिए किया था जो कि आज तक किसी ने उसके बारे में इमेजिन नहीं किया, उस तरह का बजट किया था जहां पर एलोकेशन, लोकोमोटिव, नई ट्रेन नहीं चलेंगी, बल्कि नई सड़कें, नए जो ट्रैक बनेंगे, आपका कंजेशन खत्म किया जाएगा। इस तरह की बातें जो है वहां पर की गई थी। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सरकार की कोशिश, मेरे ख्याल से लाइन कट गया है। अच्छा, उसको ठीक कराते हैं एक बार, अगर उनका टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हमारे साथ दिलीप चेरियन साहब भी जुड़ गए। दिलीप साहब, स्वागत है। दिलीप साहब को इंट्रोड्यूस करते हुए हमेशा मुझे दिक्कत होती है क्या कहें इनके लिए, इतने हरफन मौला हैं, तो कभी कोई मार्केटिंग गुरु कह देता है, कभी कोई इमेज गुरु कहता है। हम तो ये जानते हैं कि दिलीप साहब को सब जानते हैं। तो दिलीप साहब, ये बताइए आपके हिसाब से बजट कैसा है? मुझे लगता है कि बजट में कंटिन्यूटी है। आपने जो प्रश्न पूछा था कि ये 25 साल वाला एलिमेंट जो है वो कहाँ है, वो इसलिए है कि ये निर्मला सीतारमण जी की चौथा बजट है और अब एक ही बजट रह गया जो वो प्रेजेंट कर सकती है। तो कंटिन्यूटी तो है, और ये 25 साल का जो विजन उन्होंने प्रेजेंट किया है वो ज्यादातर, अगर हम फोकस करें तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो कोशिश होगा उसी पे ध्यान दिए हैं। पर सच ये भी है साथ साथ कि गवर्नमेंट ने इस बजट में पूरा जोर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल सेक्टर ग्रोथ, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट आएगा। टैक्स कंसेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बंद। और उसका एक्सपेक्टेशन जिन लोगों को था कि 2 साल के कोविड महामारी की वजह से जो कष्ट हुए हैं लोगों को, उसको कोई कहीं आश्वासन देंगे, वो नहीं दे चुका है, क्योंकि वो दे नहीं पाया, क्योंकि कैपिटल गुड्स पे बहुत इन्वेस्टमेंट होना है और उससे जॉब्स बनेंगे, यही गवर्नमेंट का कोशिश होगा। ठीक, चेरियन साहब, मैं आता हूं आपके पास। और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन हम दर्शकों के लिए बता दें कि बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, इस बजट की। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन होगा, वो नहीं किया गया है। क्रिप्टो करेंसी आरबीआई जो है वो अपनी लॉन्च करेगा, और क्रिप्टो करेंसी पर आपको 30% का टैक्स भी देना पड़ेगा और 1% का टीडीएस भी
कटेगा। बड़ी बात यह भी है कि भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी जो आरबीआई लॉन्च करेगा जल्द। 1 साल के अंदर यह डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा और बड़ी बातें आपको बता दें, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर अब छूट मिलेगी। और एक और बड़ा कदम जो आज वित्त मंत्री ने उठाया वो ये कि अगर इनकम टैक्स भरते वक्त आपसे कोई चूक हो जाती है, कोई ऐसी आमदनी है जो आप दिखाना भूल गए हैं, तो बजाय इसके कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो या कोई कानूनी प्रक्रिया चले, अब 2 साल का आपको समय रहेगा कि आपको अगर वो अपनी गलती नजर आ जाए तो आप उसको सुधार सकते हैं और आप एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। और एक और बड़ी बात यह कि अब से किसी भी छापे में अगर कोई ऐसी इनकम पाई जाती है जो डिक्लेयर नहीं है, अगर वो पैसा सरकार के पास आता है तो सरकार उसको जब्त करेगी, पूरे के पूरे पैसे को। बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, तो आइए ये भी आपको बता देते हैं। चमड़े का सामान इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक सस्ता होना चाहिए, कपड़ा सस्ता होना चाहिए, विदेशों से आने वाली मशीनें उनके भी दाम कम होने चाहिए, खेती का सामान भी सस्ता होगा। देखते हैं इसका असर कितना जाता है। और मोबाइल फोन का चार्जर ये भी सस्ते हो सकते हैं। और हीरे के गहने भी अब आप कम दाम में खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। और हमारे अब पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या बोला है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, आइए देखते हैं। It is a very extraordinary budget which lays the outline for the coming 2-3 years, identified 5 sectors and lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication and robust tax base. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी उम्मीदें थी बजट से, जो उम्मीदें थी आप लोगों की पूरी हुई? ये बजट नील बटा सन्नाटा है। बजट एक सिर्फ 1.5 घंटे का राजनीतिक भाषण था। ना ही इससे कोई आम आदमी को राहत मिलने वाली है और ना ही भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का इसमें कोई प्रावधान है। सिर्फ जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ा है, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंस्पायर करने के लिए इस बजट में कुछ है, और ना ही इस बजट में जो आम आदमी है जो कोविड की मार से बहुत ही लाचार है उसको किसी तरह की राहत दी गई। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट है, मौजूदा परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। सरकार के मंत्री और क्या कहेंगे, उनको क्या मंत्री रहना नहीं है? ये कहेंगे कि बजट खराब है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ है। सर, आज जो बजट था कैसा रहा आपके हिसाब से? बजट बहुत अच्छा बजट है, मैं वेलकम करता हूं और वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इतना चैलेंजिंग समय में जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है और जिस तरीके से सब वर्ग के लिए इस बजट ने सबको जगह दिया, सबको समावित करके जो पेश किया, बहुत बहुत अच्छा बजट। तो आपने सुना जफर इस्लाम साहब, आपने मनीष तिवारी साहब का रिएक्शन सुन लिया। आपके साथी होंगे संसद में। नील बटा सन्नाटा। देखिए, मुझे और कुछ उम्मीद भी नहीं थी उनसे। इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट को फाइनेंस कैसे करना, उसका पूरा रोड मैप, आपको गति शक्ति में कैसे इनिशिएटिव जो लिया सरकार ने उसमें तेजी कैसे आए, उसका पूरा रोड मैप, आगे जो है ग्रोथ जो बढ़ती रहे उसके बारे में पूरा रोड मैप। आप देखिए, 2-4 छोटे आंकड़े बताते हैं तो सिंपल साधारण तरीके में। जब हमने मनीष तिवारी जी जिस सरकार में मंत्री थे उस वक्त जब हमने टेक ओवर किया था सरकार 2014 में, तो उस वक्त जीडीपी का साइज था 1,12,000 करोड़ जी, 112 लाख करोड़। और आज जो है जीडीपी का साइज जो है वो 232 लाख करोड़ है, तो डबल से भी ज्यादा वैसे साइज ऑफ द जीडीपी हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का उस वक्त डेवलपमेंट के लिए जो एलोकेशन होता था बहुत मार्जिनली, नॉट इवन 1% ऑफ जीडीपी। आज देखिए ऑलमोस्ट 3% ऑफ जीडीपी और पूरा पुट टुगेदर ले तो 4.1% ऑफ जीडीपी। इस बात को दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश ही जब मजबूत होगा तो आगे बढ़ेगा। अब छोटा सा एक और स्टैटिस्टिक्स के अराउंड देता हूं। आज हमारी जो डॉलर बेसिस पे अगर आप देखें तो जो इकोनॉमी की साइज है वो बस पुश कर रहे हैं, दरवाजे तक आ गए जो यूके के
ग्रेट ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है 2.7 वो दिखा रहे हैं ट्रिलियन और हम 2.67 ट्रिलियन, लेकिन आगे फिर से कैलकुलेशन में हम आगे निकल जाएंगे, हम 3 ट्रिलियन के आसपास होंगे। मतलब हम चौथे नंबर की इकोनॉमी होंगे सिर्फ जापान और फ्रांस और अमेरिका और चाइना के पीछे, और फ्रांस बिल्कुल नजदीक आ जाएगा हमारे, उसको भी हम अगले साल 2 साल के अंदर पीछे हो जाएगा। तो सिर्फ हम अगले 10 साल का अगर रोड मैप देखें तो 10 साल में हम दुनिया के तीसरे नंबर इकोनॉमी अगर हम ख्वाब है बनने का तो बन जाएंगे, अगर आज इस फैसले को इस तरह से फैसले लेंगे। और जब इतनी बड़ी जब इकोनॉमी होगी तो उसका फायदा इसी देश के वासियों को होगा जो हम और आप बैठे हुए हैं, और आगे फ्यूचर जनरेशन को। नहीं, ये बात जफर साहब ठीक है, हम इतने नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे या हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे, ठीक है। आम आदमी की नजर से देखें तो दो ही बातें हैं, जिसके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उसको काम मिल जाए, और जिसके पास काम है उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो इस बजट में ऐसा कुछ है जो इन दोनों बातों को तय करे? हाँ, चेरियन साहब का कमेंट पूरा नहीं हुआ था उस वक्त। जी चेरियन साहब, सीधा सवाल है, अच्छा, नौकरी देने वाला बजट है, आमदनी बढ़ाने वाला बजट है या नहीं? दिलीप जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, चेक कर ले, म्यूट तो नहीं है सिस्टम। नहीं जी, अब आ गई, आवाज आ रही, बोलिए। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि नौकरी लगेंगे, वो कैपिटल गुड्स सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स बनेंगे, इन सब चीजों पे, रिवर कनेक्शन का जो प्लान है, इसमें अगर काम शुरू हुआ तो बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स पे टैक्सेस बढ़े हैं, लोकल जो प्रोड्यूसर्स है वहां नौकरियां शायद बन सकता है, पर टेक्निकल लोगों के लिए ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में जिन लोगों को नौकरी लगेगा उनका टेक्निकल एजुकेशन, IIT, ITI, इन सब जगहों से जो पास किए हैं उनको नौकरी मिलेगा। बाकी जगहों में राहत नहीं है और वो उम्मीद रखना गलत है। पर जनरली गवर्नमेंट को चॉइस होता है कि हम टैक्स रिलीफ दें कि इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसे दें। तो गवर्नमेंट ने ये रास्ता चूज किया है, तो उनका जो चॉइस है वो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। जी ठीक, पार्लियामेंट की तस्वीरें वित्त मंत्री उस वक्त बाहर निकल रही हैं, वो भी आप देख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगी आज 3:45 बजे के करीब, उसमें और क्लैरिटी मिलेगी जब उनसे सवाल होंगे। यही सारे सवाल जो इस वक्त हम जिनके जवाब हम जानना चाह रहे हैं। इसी सवाल का जवाब जफर साहब से भी मैं फिर से लेना चाहूंगा कि सर, ये जॉब्स जो है, नौकरियां जो है, ठीक है सरकार पैसा खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू करेगी, आप अलग अलग परियोजनाओं में पैसा लगाएंगे, वहां पर नौकरी सृजन होगा, लेकिन केवल सरकार के कामों से तो हमारे देश के रोजगार की जितनी जरूरत है उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती जब तक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार ना बढ़े। वो करने के लिए क्या है इस बजट में? देखिए, एक तो सरचार्ज जो है वो कम किया है प्राइवेट सेक्टर के अर्निंग्स पे, जो सरचार्ज 7% कम किया है। दूसरी बात कि इस तरह का जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बैकअप जो है बराबर प्राइवेट सेक्टर ने किया है। और पिछले 2 साल से जाहिर है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है बहुत कम हो रहा था, लेकिन 2 चीजें जो बड़ी अहम चीजें जो देखने को मिली हैं, जो आंकड़े अभी आए हैं, एक तो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% के आसपास हो गई है। आगे और डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर है 75% पे जो है नई कंपनियां नए कैपेसिटी जो नए इन्वेस्टमेंट शुरू करती हैं ताकि उनके और उसका प्रोडक्शन बढ़े, तो वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको जरा सरल भाषा में समझा दीजिए, अभी जो आपने बात बोली इसका मतलब एक बार समझा दीजिए। सर देखिए, सरल भाषा में कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी खपत जो है वो जो कितनी प्रोडक्शन कर सकती है कंपनियां, देश की कंपनियां जो है, उसकी खपत अभी 70% डिमांड है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में चूंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो जाहिर है और डिमांड बढ़ेगा तो उसमें आपके जो कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो कैपेसिटी ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नए इन्वेस्टमेंट जो है वो होंगे। प्राइवेट कंपनी नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 बड़ी चीजें थी, एक बैंक से ऋण मिलने के लिए बैंक कमजोर हालत में थी, अब बैंक को मजबूत बना दिया गया है।
बैंक हर तरह से मजबूत है, उस पर कैपिटल जो है सरकार ने कैपिटल दिया है, पैसे दिया है, बैंक मजबूत हालत में, अब वो ऋण दे सकती है प्राइवेट कंपनियों को। और अगर उसका थोड़ा सा आप अगर देखें तो जो क्रेडिट ग्रोथ है जी, वो 7% होता था, अब 9% से भी ऊपर है। तो ये बात दर्शाते लगा है कि अब प्राइवेट कंपनियां जो है लोन लेना शुरू कर चुकी हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको दो चीजें देखेंगी, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां अपने नए नए सेटअप करेंगे प्लांट यहाँ पर, और जब नए प्लांट सेटअप करते हैं तो दो तरह की कॉलर जॉब, मैनेजरियल जॉब होती है, और एक ब्लू कॉलर जॉब जो मजदूर के लिए जॉब होती है। दोनों जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में आने की होगी, और उसके लिए गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव सरकार ने लिए है कि इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो, और ये सब चीज आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। उम्मीद करते हैं, और इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी देखना होगा। गति शक्ति पर जरूर हम लोग और क्लैरिटी चाहेंगे कि ये इस विजन में के पीछे क्या सोच है। हमारे साथ अरुणेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं, एक्स चेयरमैन इंडियन रेलवेज एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कुमार साहब, आपकी नजर से जैसे हम पहले कह रहे थे, एक आम आदमी के लिए दो चीजों की जरूरत है कि अगर काम नहीं है तो काम मिल जाए और जेब में पैसा थोड़ा ज्यादा बचने लगे। इस बजट में ये दोनों व्यवस्थाएं करने वाले प्रोविजंस हैं। देखिए, सबसे पहले चीज तो समझनी चाहिए, रेल बजट ये आम इस बजट में रेलवे के किराए नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि हर एक की उम्मीद जो होती है बजट में किराए बढ़ा दिए जाते हैं या माल ढुलाई की किराए बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसमें कोई किराए नहीं बढ़ाए गए, ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है किसी भी यात्री के लिए। अब बात आपने जो करी मेरे से कि क्या नई जॉब्स मिलेंगी, इसमें सवाल ये उठता है कि हाँ, क्योंकि ये गति शक्ति एक ऐसी चीज है जो कि अभी समझ में लोगों को आ नहीं रही है, बट गति शक्ति एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 7 इंजन्स को एक साथ चलाने की बात की गई है। ऐसा नहीं कि रोड आगे चली जाए, रेल पीछे रह जाए, रेल आगे चली जाए, वाटरवेज रह जाए, सबको जोड़ने का एक तरीका माध्यम बनाया और सबकी प्रगति एक तरह से देखी जाए। तो जब सब तरफ से आगे बढ़ेगा तो प्रगति होएगी ही। तो प्रगति होने से जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टमेंट जा रहा है जॉब्स के लिए। अब जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में है, रेलवे के जो अपने सेक्टर्स है वहां, या प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर आप ज्यादा खरीदारी करेंगे, आप कोचेज हम मान लीजिए बनाते थे 7,000 8,000 कोचेज और हम बना लेंगे 10,000 डब्बे, तो कहाँ से आएंगे? तो प्राइवेट सेक्टर से ही आएंगे। दूसरी चीज इस बजट में जो करी गई है वो प्राइवेट जो एक कवच प्रोग्राम है। कवच का मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। अगर हम ट्रेन में इंजन में ऐसा सिस्टम लगाएं कि दूसरी गाड़ी सामने आने पे कोलिजन रुक जाए, तो ये पहला 2000 किलोमीटर में लगाने की बात करी गई है। और जो ये 400 नए वंदे भारत ट्रेन की बात की गई, ये बहुत बड़ा रीइंफॉर्मेशन है कि हम ये नई ट्रेनें जो शुरुआत की गई थी, हम इसको आगे लेकर आ रहे हैं। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कम समय में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बंबई अगर आप अभी 16 घंटे ले रहे हैं तो हो सकता है 12 घंटे में पहुंच जाए। और राइडिंग क्वालिटी है, कंफर्ट है, वो सब चीजें अलग अलग। तो ये एक आत्मनिर्भर की बात भी है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी भारतीय है। कि रिपोर्ट नहीं कही है, कोई डब्बे सस्ते हैं। 12 से विदेश से 12 करोड़ के डब्बे आते थे, ये करीब 4-5 करोड़ में बन जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है आप इन्वेस्टमेंट को तो तरफ पॉइंट आउट करती हैं एट सेम प्राइस। यह चीज जरूरी समझने की है कि प्राइस में दाम में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं की गई है। उसके अलावा इस बजट में जो रेलवे ने एक बहुत अच्छी बात जो सामने आती है वो है 100 प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की बात की गई। इसका मतलब ये कि हमारे पास गुड शेड्स तो हैं जहां पे सामान आप उतारते हैं, सामान चढ़ाते हैं, लेकिन जो कार्गो टर्मिनल है वो अलग से बनेगा और उस टर्मिनल में आप एफिशिएंसी एक नई तरीके की होगी जिससे कि आप सामान जल्दी लोड कर सकें, जल्दी निकाल सकें और आपको पता चल सके क्या हो। क्योंकि हमारी गुड शेड, एक चीज और मैं आप बताना चाहूंगा रेलवे के बारे में, 1 स्टेशन 1 कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हालांकि जैसे हम कोयले की लदान जहां कोयला लोड होता है वहां कोयला ही लोड करते हैं, लेकिन इस बार कोविड के समय ने भारतीय रेल को ये सिखा दिया कि किसान स्पेशल एक बहुत जरूरी चीज है भारत की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, कि आपका सामान बनते ही निकल जाए वहां से, और नागपुर एरिया में या महाराष्ट्र एरिया में या नॉर्थ ईस्ट से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी निकासी होगी, जल्दी बिकेगा। तो वो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गेम चेंजर कार्गो टर्मिनल, नई वंदे भारत ट्रेन, कवच, 1 स्टेशन 1 कॉन्सेप्ट, ये सब गेम चेंजर रेलवे के लिए विद एट द सेम प्राइस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हमारे साथ सुनील अलग साहब भी जुड़ गए हैं और उनके साथ ही बात करते हुए हमेशा वही दिक्कत आती है जो दिलीप चेरियन साहब के साथ बात करते हुए आती है, कैसे इंट्रोड्यूस करें उनको, क्योंकि आप भी जो कोई कहता है कॉर्पोरेट सेक्टर के एक्सपर्ट है, कहता है मार्केटिंग सेक्टर के एक्सपर्ट है, हम तो उनको जानते हैं हर सेक्टर के एक्सपर्ट हैं सुनील अलग साहब। अलग साहब स्वागत है आपका। और आपके लिहाज से इसको 25 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट मान करके सरकार चल रही है, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि बजट कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर साल आप प्रेजेंट कर रहे हो, हर साल आप देख रहे हो 6 महीने और 9 महीने के अंदर सबको मालूम होना चाहिए कि ये साल कैसी जाएगी। विजन डॉक्यूमेंट जो होता है 25% होना चाहिए हर एक बजट में, 75% होता है जो इस साल में होने वाला है। अब विजन डॉक्यूमेंट में मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा विजन है, बहुत बढ़िया विजन है जो गवर्नमेंट ने बनाया जब तक 25 साल में होगा। लेकिन अब कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कोविड की वजह से ये वो तो डिबेट नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए इस जो बजट है बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ चेंज वेंज कुछ नहीं किया, पॉलिटिकल बजट नहीं बनाया उन्होंने। हम लोग सोच रहे थे कि यूपी में आएगा, लेकिन देखिए 3 चीज मैंने जो कल कहा था आपके साथ नहीं बट डिफरेंट चैनल्स में, जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि डिमांड जनरेशन और इन्फ्लेशन दे आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, उस बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। क्योंकि डिमांड जनरेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट ठीक है बट उनका एम्प्लॉयमेंट टारगेट जो है काफी लो है। जैसे आप देखें 60,000 या 70,000, 1 लाख 2 लाख न्यू जॉब्स, ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ाना है, बिकॉज कैपेक्स जो गवर्नमेंट खर्च करेगी वो तो एक्सेप्टेड है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब जगह कर, जो प्राइवेट जो है कंपनीज जो हैं वो सारे प्रॉफिट लेके उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है और अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया है। वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वैल्यू कंपनीज की बढ़ गई है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। अगर आप एफएमसीजी लें तो वॉल्यूम अगर बढ़ाना हो तो आपको कम से कम मिडिल इनकम ग्रुप जो 219 में आपने टच किया था, और पुअर फॉर द लास्ट 3 इयर्स गरीब को तो करना ही था, नो क्वेश्चन मेरे मन में कि गरीब का आपने कर दिया। 4 इयर्स नाउ अब मिडिल इनकम ग्रुप बेचारा रो रहा है। देखो पेट्रोल प्राइस, ये वो जो भी इन्फ्लेशन आप देखें, इट्स गॉन टू 10 to 15%। मैक्रो फिगर छोड़ दीजिए आप, माइक्रो फिगर जो घर इफेक्ट हो रहा है वो 10 to 15% हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मिडिल इनकम ग्रुप में, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के बारे में कुछ सोचना चाहिए था। अपर मिडिल इनकम ग्रुप एंड ऑल, अगर आप उनके हाथ में पैसे देते तो वो सेव करेंगे, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वो खर्च करेंगे। एक बार वो खर्च करेंगे तो कैपेक्स जो प्राइवेट कंपनीज ने बंद किया है वो ऑटोमेटिकली उनको बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। तो मेरा 8 out of 10 मैं दूंगा इस बजट को। ये तो एक जैसे दो क्या आइटम किया जो जा सकता डिमांड था, जनरेशन, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं लोअर इनकम ग्रुप, उसको उसका पैसा बचाने के लिए क्या कर सकते थे? देखिए अगर आप उनको पैसे हाथ में दे देते, समझो 3 लाख को 4 लाख कर देते जो इनकम टैक्स जो इनकम है, तो कितना आप, हाउ मच वुड यू हैव लॉस्ट? जो जीएसटी बढ़ा रहे हो, इनकम टैक्स जो 43%, और कितना आप 50,000 पीपल ओनली एट द अपर इनकम ग्रुप, मोदी साहब ने खुद कहा है, अब उसके ऊपर तो नहीं जा सकते। अब नीचे वाले को कुछ दे देते, वो खर्च करेगा। अपर मिडिल इनकम ग्रुप वो तो 10 लाख 20 लाख जो कमा रहा है वो तो उनको बाद में देख लेंगे। जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख हर साल में कमा रहा है, उनके लिए कुछ करना चाहिए था। जी ठीक, बिजॉन साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, थैंक यू सर। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इस बजट में द लोअर इनकम ग्रुप, द लोअर मिडिल क्लास का फोकस ये है कि परिवार में विमेन भी काम करने लगे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले जो नहीं मिल रहा था। यू सी, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी, ब्रिंगिंग इन एजुकेशन, ये सारी चीजों पे जो ध्यान दिया जा रहा है, ये केवल लोअर मिडिल क्लास को ही ध्यान देते हुए किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पर परिवार केवल एक आदमी पे न डिपेंड करें। कई लोग इनकम करें परिवार में, ताकि सर उतनी नौकरियां तो होनी चाहिए ना बिजॉन साहब, वही बेसिक कॉन्सेप्ट घूमते नहीं आ गए। आप कह रहे हैं परिवार में एक से ज्यादा लोग काम करें, तो वो काम करने का अवसर तो होना चाहिए ना, वो कैसे आएगा, ये सवाल है। तो ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसीलिए तो ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
नहीं वो अभी जैसे अच्छा चलिए ठीक है, मैं सुनील अलग जो बोले उसी का जवाब एक सेकंड मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा भाई साहब जी। बाय द टाइम इंपैक्ट होगा ये तो अगले साल 2 साल में होगा ना, अभी के लिए इस बजट इज रिफरिंग टू दिस ईयर। इस साल में क्या होने वाला है, जो मिडिल इनकम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप रो रहा है, हर एक आदमी को मैं मिल रहा हूं वो रो रहा है कि भाई साहब आप पेट्रोल प्राइस बढ़ा लीजिए, सब्जी का प्राइस बढ़ा लीजिए, आप फार्मर्स को हेल्प कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बट इस साल में क्या होगा, विजन स्टेटमेंट तो ठीक है, वही तो मैंने 8 आउट ऑफ 10 दिया है इसकी। सुनील जी, एक ही आइटम जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जिनको चाहिए था हर 6 महीने में, अगर उनके हाथ में कुछ पैसे वो खर्च करेंगे मीन डिमांड जनरेशन होगी, डिमांड जनरेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। आप कह रहे हैं जो अगले साल 23, 24, 25 के बारे में बात कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, बजट तो 75% इज दिस ईयर, वही मैं कह रहा हूं। सर आपने जो बात कही, आपने कहा कि कैपेक्स नहीं लगा रहे, जो कंपनीज है उनको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट अपना बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नौकरियां कम करते जा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर लोअर इनकम ग्रुप को पैसे दिए जाएंगे तो फिर कैपेक्स कैसे बढ़ेगा, कंपनियां फिर तो कंपनी कैसे कैपेक्स को बढ़ाएगी? देखिए अगर डिमांड बढ़ेगा ना प्रोडक्ट्स के लिए, अब जो वॉल्यूम जो कम हो रहा है रूरल एरिया में भी एफएमसीजी कह रही है कम हो रहा है, तो अगर उनके हाथ में लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे ना। ठीक है, तो सर डिमांड किसान सम्मान निधि तो जा रहा है, लगातार 3,000 रुपए जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं देखो नया कैपेक्स जो प्राइवेट सेक्टर लगाएगी वो डिमांड के ऊपर जनरेट करेगा। Employment will come when the new factory comes up. No, right now they are saying exactly, sir. I've met my volume and I've met my value demand. Sir, that's the point. ठीक है, तो आप दे रहे हो गवर्नमेंट को ना। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप जो बता रहे हो उसी को मैं समझना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि लोअर इनकम ग्रुप को पैसे दीजिए, जब डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, पैसे जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है, कैपेक्स नहीं लगाया जा रहा, तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रही? नहीं, एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको। अगर मिल गया और नई वॉल्यूम जनरेट हो रही है तो दूसरी बात हो जाए, बट कहां गया पैसे, वही मैं कह रहा हूं ना, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में कहां। देखिए अगर 100 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, अभी 120 कर रहे हैं, वही जगह ले रहे हैं घर में, घर चलाने के लिए पेट्रोल 15%, 20% आप जो इन्फ्लेशन मैक्रो फिगर से मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आप घर में बात करिए ना किसी से तो बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है सर, आपने इस बहस को अच्छा मोड़ दिया है। मैं चेरियन साहब को और जफर साहब को इंक्लूड करना चाहता हूं। चेरियन साहब पहले आप बताइए, जो बात सुनील अलग कह रहे हैं, आप एक लोअर इनकम घर में अगर आमदनी उसकी बचत बढ़ जाती तो वो खर्चा करता तो प्राइवेट सेक्टर में डिमांड बढ़ती तो नौकरी भी आती। सहमत है? यही डर है हमारा इस वक्त, क्योंकि इकोनॉमी में इस वक्त डिमांड का शॉर्टेज है और डिमांड बढ़ेगा नहीं। गवर्नमेंट के अपने आंकड़े से ही सिर्फ और सिर्फ साल में 12 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, उसके मतलब 1 लाख नौकरी पर मंथ। वो तो कुछ नहीं है इस देश में, जहां कितने नौजवान निकल रहे हैं मार्केट में, उनके लिए 1 लाख जॉब अगर आप देखें तो 30 स्टेट में से 1 लाख जॉब तो कुछ नहीं हुआ। तो जो सुनील साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं सर, वो सुनते हैं। अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं, और यह ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। यह किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए
पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। शिवराज सिंह चौहान तो खोलकर प्रशंसा करेंगे ही, उन्होंने की भी, लेकिन उन्होंने जो बात छेड़ी हमारी बहस से जुड़ती है उनकी बात। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को खुश करने वाला ये बजट है। सुनील अलग साहब कह रहे हैं कि ऐसा इसमें कुछ है नहीं, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, उसकी जेब में बचत हो कैसे रही है, कैसे वो प्रसन्न हो रहा है? जफर साहब देखिए, टैक्स स्लैब्स का कितने लोग टैक्स पे करते हैं, कितने लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं इन द कंट्री, जिनको वाकई बेनिफिट होगा तो पूरे जो डिमांड साइड में जो है आप कंसर्न जो एड्रेस कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो तो लिमिटेड होगा, सिर्फ ऑप्टिकली आपको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा आप दे भी दें, मतलब कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दें या फिर आप स्लैब में चेंज कर दें, तो जो टैक्स पेयर्स 3% उसमें उनके अंदर जो है उनको जिनको फायदा होने वाला है। आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जो डिमांड इतना क्रिएट होगी ताकि उनकी आमदनी बढ़े, सैलरी बढ़े। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है सैलरी बढ़ाते हैं, अगर डिमांड बढ़ता है तो जाहिर है सैलरी बढ़ती है और नौकरियां भी बढ़ती हैं। तो सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे एनवायरनमेंट बनाए जिसमें दोनों चीज जो है अपने आप ही एड्रेस होते रहे। सरकारी खाते से जो आप लिमिटेड तौर से इंपैक्ट कर सकते हैं और कुछ लोगों को इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देश में वैसा माहौल बने जिसमें कि निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, डिमांड हो। देखिए, दो चीजें हैं, आप एक लोकल डिमांड बढ़ाने की बात करें और दूसरा ग्लोबल डिमांड जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल डिमांड, हम हमारा एक्सपोर्ट देखिए तो जिस तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा है उससे समझ में आता है कि ग्लोबल डिमांड को भी हम करेंगे, कैटर कर सकते हैं। जाहिर है जो इनिशिएटिव बहुत सरकार ने बहुत सारी एसईजेड की पॉलिसी को चेंज करने की बात की है, तो किस लिए की है कि ग्लोबल डिमांड को भी कैटर करें, हमारे इकोनॉमी में जितना ज्यादा से ज्यादा हम जो एक्सपोर्ट कर सके करें, ताकि उसके लिए भी हमारे नौकरी ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनेगी। तो दोनों चीजें, लोकल डिमांड, लोकल कंजम्पशन और ग्लोबल डिमांड को कैटर करने की पूरी कोशिश सरकार ने की है। ये बात सही है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन हर बार रहते हैं कि टैक्स में छूट। भाई 5,60,000 करोड़ जो है टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्सेस है, उसमें आप कितना छूट दे देंगे और कितना उससे ये है, इसलिए कि अभी सरकार के पास लिमिटेड जो है रिसोर्सेज। चलिए ठीक है, आपकी बात का जरा सुनील साहब से जवाब चाहता हूं। बीजेपी के सांसद को आप सुन रहे थे, जफर साहब को, सुनील अलग जी, वो कह रहे हैं कि छूट दे भी देंगे उससे कितना इंपैक्ट हो जाएगा कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी हो जाए दोबारा। अब देखिए, जो गरीब लोगों के लिए, जो मैं तो हमेशा गवर्नमेंट को प्रेज करता हूं कि गरीब लोगों के लिए उन्होंने मनरेगा भी लगाया, रूरल एरिया में पैसे भी दिए, सब कुछ किया, खाना भी फ्री दे दिया। मिडिल इनकम ग्रुप जो 300 मिलियन हैं, जो डिमांड जनरेटर्स हैं, अब देखिए, आप चाहे जो मर्जी कह लीजिए, आप चाहे परसेप्शन कह लीजिए, माहौल कह लीजिए, जो भी, अब ग्लोबल डिमांड बढ़ाना हमको, मैं बजट में वो उस तरफ नहीं जा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट 8 out of 10, बट आई वुड हैव गिवन इट 9 out of 10 इफ दे हैड डन समथिंग फॉर द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। अर्बन के लिए क्या किया आपने? आप जरा घूमिए, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जाइए ना, आपको मालूम होगा कि हर घर में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अब उनके लिए आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा इनकम टैक्स स्लैब आप चेंज करिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो 3 लाख और जो 4 लाख और जो 5 लाख, उसी लेवल पे अगर आप चेंज करते तो देखिए आपका टैक्स बढ़ जाता और डिमांड जनरेशन हो जाती और लोकल डिमांड भी बढ़ता। अब देखिए, सब जगह वॉल्यूम कम हो रहा है, उतने जो आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, 120 रुपए में आपने उतना ही वॉल्यूम खरीदा है, तो कैसे आप वॉल्यूम दे रहे हैं? व्हाई इजंट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टिंग? उन्होंने वैल्यू पे टैक्स ज्यादा दे दिया तो ठीक है, जीएसटी भी आपका बढ़ गया, इनकम टैक्स भी बढ़ गया, सब पैसे आ गए, आप बहुत खुश हैं।
मैं कह रहा हूं कि8 आउट ऑफ 10 आई स्टिल गिव। जो विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, सब कुछ ठीक किया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। अच्छा ठीक है, मैं एक जवाब इस पर जबर साहब का आपकी बात कर लेता हूं। चलिए, इन्होंने इतना कंसीड कर दिया, आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं हो जाता, तो रिलीफ समझ के और वो पूरे मिडिल क्लास के नहीं, आप लोअर इनकम ग्रुप को कुछ दे देते, उसकी जेब में 4 पैसे बच जाते, आपका भी कौन सा ऐसा बहुत नुकसान हो जाता? नहीं देखिए, अब जो बजट है उसके बेसिस पे आप अलग अलग तरीके से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर लोअर मिडिल क्लास के बारे में बात करते हैं, आयुष्मान स्कीम किसके लिए है? लोअर मिडिल क्लास के लिए है। तो लोअर मिडिल क्लास के लिए भी जिसने सपना नहीं सोचा था, ये IIT IIMs जो खुल रहे हैं किसके लिए खुल रहे हैं? हर जगह जगह इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, किसके लिए खुल रहे हैं? लोअर मिडिल क्लास के लिए कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम जो है वो सरकार के, जो लोअर मिडिल क्लास को फोकस करके ही किया गया है सरकार पे। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने लोअर मिडिल क्लास को अनदेखा किया किसी भी बजट में, बल्कि उसके लिए कैपिटल कमिटमेंट किया है, उसके लिए पॉलिसी लेकर आया है, और उससे उसका सीधा सीधा लाभ जो है लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को और गरीब लोगों को किया है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में सिर्फ अगर स्लैब चेंज कर जाते तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं। अच्छा चलिए, उस बहस को भी छोड़िए। देखिए, महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महंगाई कम करने के लिए क्या है इस पे? अच्छा, मैं एक मिनट जफर साहब आता हूं। एक मिनट, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी, जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला, और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा। और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा, और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे, और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशादर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा, और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। तो यहाँ पर आपने नितिन गडकरी को सुना, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया जा रहा है, उससे रोजगार भी बनेगा, क्योंकि 25,000 किलोमीटर का अगर आप सोचिए कि हाईवेज बनाए जाते हैं, इसके अलावा जो मल्टी नोडल यहाँ पर जो लगातार हम बात करें गति शक्ति के योजना के तहत, और सबसे बड़ी बात है कि जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार का, अब देखिए लगातार पैंडेमिक के दौरान भी बढ़ता जा रहा है। अगर ये 2021 की बात करें तो 4.39 ट्रिलियन था, तो वही 2022 में जाके 5.54 ट्रिलियन हो गया, और अब जाके वो 7.5 लाख करोड़ हो गया, यानी करीब 35% से ज्यादा जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया, जिसका मतलब है कि सरकार पैसा लगाएगी, इसका फायदा किस तरह से मिलेगा। हमारे साथ अरुण जी भी जो जुड़े हुए हैं, जो पूर्व चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के। सर, रेलवे को लेकर हो या फिर मल्टी मॉडल हो, क्योंकि आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, कैपेक्स का हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो किस तरह से एक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे देश में अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट करेंगी, और जो जनरेशन लगातार बात हो रही है कि जॉब जनरेशन होगा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं।
जैसे मैंने अभी बताया, आप नई पटरियां बिछाते हैं तो नए मार्केट एक्सेस होते हैं, नए स्टेशन एक्सेस किए जाते हैं, तो वहां से चीजें हमें मिल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे अभी मिजोरम में, मणिपुर में मालगाड़ी पहुंची तो मणिपुर से आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे और भी कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो रह गए वहां पे पूरे उस इलाके को एक्सेस कर सकते हैं। तो नई पटरियां बिछाना एक बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ साथ जो नए डब्बे जो बनाते हैं उनकी संख्या अगर बढ़ा दी जाए, अभी जैसे मैंने बताया 8,000 डब्बे बनाते हैं, 12,000 13,000 डब्बे बनाएंगे तो वो जो सामान है उसका आएगा वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। रेलवे तो असेंबल करती है, असेंबल करने के बाद जब चीजें बनेंगी तो वो प्राइवेट सेक्टर से ही मिलेंगी। उसके बाद जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में सीमलेस वाली बात की जाती है, कार्गो टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक हब, एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स, इस लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 14% है, वर्ल्ड वाइड 7% 6% की बात करते हैं, ये एक दिशा उस तरफ है कि भाई हम लॉजिस्टिक कॉस्ट हम करेंगे तो जो पैसा एक्स्ट्रा जनरेट होगा उससे चीजें सस्ती हो सकती हैं और लोगों को ज्यादा खरीदारी में मदद मिल सकती है। ये चीजें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ले जाती हैं। पर से जो सरकार का स्ट्रैटेजी रही है रेलवे में कि आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने से जॉब निकलेंगी, उस जॉब में अप्लाई करिए। तो वो चीज जो है स्किल्ड जॉब्स है, मतलब ये नहीं कि नॉन स्किल्ड तुम बड़ा मुश्किल है आजकल के जमाने में। यू हैव टू बी स्किल्ड पर्सन कि अगर आपको कुछ ना कुछ, चाहे वेल्डर हो, चाहे फिटर हो, कारपेंटर हो या IT ऑपरेटर हो, वो जरूरी है आपको, ये नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जो ट्रेन चालक हो वो खैर बाद में रेलवे सिखाती है उनको, लेकिन ये चीजें जरूरी है, ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अदरवाइज आपको जॉब्स वैसे मिल नहीं सकती। और जो पहले बात उठ रही थी अगर आप थोड़ा बहुत टैक्स रिबेट दे देते, ये मैटर ऑफ परसेप्शन है, आप थोड़ा इधर भी पैसा दें या उधर से पैसा दें, पैसा घूम फिर के वहीं पे आना है इन्वेस्टमेंट क्रिएशन के बाद जॉब क्रिएशन में। जी ठीक, सुनील जी। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए लास्ट ईयर्स टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट वाज 1.7 लाख करोड़, 8% हैज बीन अचीव लास्ट ईयर। आप सैक कर देते कोई प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप 8% अचीव करते टारगेट ऑफ लास्ट ईयर अलोन, आप बिल्कुल निकाल देते हो उस आदमी को। उस पे अगर आप देखिए, अगर आप 1,75,000 करोड़ अगर आपने, इफ यू केम क्लोज टू दैट, कहां पे खर्च करते आप, कहां पे पैसा जो आपके हाथ में आता किसके ऊपर देते आप? एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऊपर। इसलिए मैं 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं कि एयर इंडिया एक चीज आपने किया वो टॉम कर रहे हैं बस, उसके बाद तो खत्म हो गया ना। 8% ले लिया, टारगेट क्या था लास्ट ईयर का? जवाब दे दो आप जो सुनील जी को, बोलिए जफर जी। नहीं सुनील जी, देखिए एयर इंडिया सबसे डिफिकल्ट था, उसके LIC IPO होने वाला है, 1.25 लाख करोड़ LIC IPO से लोन आने वाला है, 1.25 लाख करोड़। तो हमारा जो टारगेट है वो दोनों, यही दो तो बड़े टारगेट थे हमारे। LIC जो सबसे बड़ा टारगेट था वो अभी जो LIC जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा LIC का ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि आप तो मार्केट ट्रैक करते हैं कि LIC बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग आउट ऑफ एन IPO। 1.25 लाख करोड़ का IPO होगा तो हमारा जो भी कैपिटल रिसीट के साथ हमने जो भी कहा था वो सारे अचीव हो जाएंगे हमारे। नहीं देखिए, आप 1.25 लाख करोड़ का जो IPO होगा LIC का, वो LIC के पास आएगा, गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा? अनलेस यू हैव गॉट शेयर होल्डिंग। अगर आप अपना शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, जैसे एयर इंडिया में आपने कम कर दिया, बहुत अच्छा किया है, और जो एवरी ईयर यू आर मेकिंग अ लॉस वो गया। आप जहां पे 60%, 70%, 100% है, आप अपनी एक शेयर होल्डिंग कम कर दीजिए ना, then you will see that the money comes to the government to spend. That's what I'm saying. Maybe I'm wrong. You're probably right. You're probably right. जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कहां से पैसे आएंगे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अगर आप टैक्स रिलीफ दे देते हैं। I'm still giving it 8 out of 10. I'm still giving your budget 8 out of 10. I'm not giving it 5 or 6 or something. I'd have given it 9 out of 10. नहीं ठीक है, वो ये कह रहे हैं, जफर साहब उनका कह रहा है कि आपने कहा LIC, चले ठीक है LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, वो कह रहे हैं वो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो आपने सेट किया था उसका 8% अचीव किया है। प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी ऐसा उसने ये दिखाया रिकॉर्ड तो उसकी नौकरी चली जाती है। FY22 मेरा जो है खत्म नहीं हुआ भाई, अभी जो है वो अभी पूरा अचीव तो होने दीजिए। ये IPO हो जाएगा मेरा, हमारे सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे। गवर्नमेंट जब FM कह रही थी तो why did she only talk about Air India? She should have said by end March we expect to achieve so much. No, she said, I think आपने सुना नहीं ठीक से। अरे LIC के IPO के बारे में उन्होंने कहा, आपने बजट स्पीच में तो कहा उन्होंने,
और उन्होंने और भी कहा नील इस्पात के अच्छा, बारे वो में पैसे जो आएंगे मार्च में में जो आएंगे, वेयर इज इट बीइंग स्पेंट? अगर 1.75 लाख करोड़ अगर आपके पास आ गया है, तो मैं कह रहा हूं अगर आप जो जितना आप कह रहे थे परसेप्शन के बारे में, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दे देते, जो मैं कह रहा हूं डिमांड जनरेशन के लिए, तो क्या फर्क पड़ता आपको? वही पॉइंट आ गई ना। मेन थिंग इज यू आर डिफेंडिंग, आई एम ऑल्सो डिफेंडिंग द बजट। बाय द वे वी आर ऑन द सेम साइड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई साहब, 1 point you are unable to answer to me that saying the lower middle income group जो घर में 15% 20% ज्यादा खर्च कर रहा है, उनके बारे में जरा सोचिए आप। नया बजट नई उम्मीदों के साथ आज वित्त मंत्री ने पेश किया है और अब इससे आम आदमी की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, इसी पर हम लोग बहस कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे जाने माने एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जफर इस्लाम साहब। अब जो बहस हम लोग इस वक्त कर रहे हैं कि क्या इससे एक आम इंसान जो कि कोरोना काल में किसी की नौकरी चली गई या महंगाई बढ़ गई है, ये सच्चाई है, तो क्या उसकी जेब में थोड़ा पैसा बढ़ जाता, उसकी बचत ज्यादा हो जाती, ऐसा कोई प्रावधान इसमें किया गया है या नहीं? हमने टैक्स स्लैब की बात कर ली। इसमें दोनों तरफ के तर्क हैं कि टैक्स स्लैब सरकार घटाती या बढ़ाती तो उसकी गुंजाइश नहीं थी और उसका असर भी कितना पड़ता, इसमें दोनों तरफ के तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। बिजौन साहब, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई कम करने वाला असर इस बजट से आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, क्योंकि इतने बड़े भयंकर रूप से रिफॉर्म्स लाया जा रहा है कि जैसे बार बार फाइनेंस मिनिस्टर कही है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ताकि क्वालिटी सर्विस हो हर जगह पे, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स हेल्थ केयर, ताकि लोगों को कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता सेवा और वस्तु मिले। इस पे ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग सबको मालूम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक नया रूप से लाया गया है, सरकार ने लाया है। इस कानून को क्यों लाया गया है? ई कॉमर्स पे ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आम लोगों को अच्छे गुणवत्ता सामान कम से कम पैसे में उपलब्ध हो। यू सी, आप केवल 5% यदि टैक्स हटा देते, सपोजिंग 5% हम देते हैं, आज के दिन में हम 5% स्लैब में हैं, हम सुनील जी का बहस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनको यदि 10% बचत करवा देते हैं अपने एक्सपेंडिचर में, अपने एक्सपेंसेस में, और इन्फ्लेशन को हम सही ढंग से एक बैलेंस करके लेके जाते हैं, तो वो बेटर है कि आप घुमा के उनको खाली 5% एक राहत दे दिए। अरे आप सोचिए, हाँ बिल्कुल हम लोग उम्मीद रखते हैं, हम लोग मिडिल क्लास के लिए बात करते हैं, मिडिल क्लास हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो हम लोगों को मदद करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को भी हम लोग धीमे धीमे समझा रहे हैं कि एटीसी पे खाली डिपेंड मत कीजिए, आप केवल टैक्स स्लैब पे मत डिपेंड कीजिए, आप ये देखिए कि आपका रोजगार कैसे बढ़े, आपका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, आपके परिवार में कैसे और इनकम आए, ताकि आपको कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा गुणवत्ता सामान या सेवा मिले। इस पे ध्यान दीजिए, ताकि रिड्रेसल मैकेनिज्म पे बात हो रही है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बात हो रही है, इस बजट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बात हुआ है। करोड़ों रुपया लोगों का पड़े रहता है डिस्प्यूट में, उसको हम लोग वापस लाना चाहते हैं। जैसे हम आपको बताएं बिजौन साहब, अच्छा अभी करोड़ों वालों को छोड़िए, अभी हजारों वालों की बात कीजिए। अच्छा देखिए, एक सेकंड, नो एक सेकंड, बिजौन साहब को नहीं सेवा करेंगे, नहीं वो हजारों वालों को सेवा नहीं मिलेगा। अच्छा एक कमेंट सुनील जी का ले लेते हैं, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। एक मिनट, आप टैक्स छोड़ दीजिए, अजम्पशन जो किया है ऑयल प्राइस पे 70 to $75 एक सेकंड का बैरल, भाई साहब उनके लिए बिजौन साहब, इन्फ्लेशन के ऊपर में मैं कह रहा हूं, अजम्पशन $70 to $75 ऑन ऑयल प्राइसेस। व्हाट इज द करंट ऑयल प्राइस? इट्स अराउंड $90. On what basis are you saying inflation is going to come down? अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ाना है from 70 to 90, एक सेकंड भाई साहब, let me finish भाई साहब। बिजौन साहब एक बार बात कंप्लीट हो जाए उनकी, समय बहुत है। आंसर माय क्वेश्चन, ध्यान दिया जा रहा है भाई साहब। बिजौन, I have known you for years, just listen to my question first. अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ाया गया, and if the consumer has to pay more for his petrol price affects everything. All products will go into another inflationary trend. If it comes down to $70, it's another thing. That's a major assumption made in the budget. So can I respond now? Can I respond? Now you can respond. Yes. You see, the thrust is on metro rail, the thrust is on public transport.
आपका जो कंजम्पशन होता था, बिजॉन साहब, वो बेसिक आर्गुमेंट है, आप जो कह रहे हैं वो बातें भी ठीक है, लेकिन ये वो कोई सड़क बनेगी तो वो आज थोड़ी बन जाएगी, महीने भर में थोड़ी बन जाएगी। मैं थोड़ा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।